प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसका सटीक एवं सत्य विश्लेषण करेंगे। हम यह दिखाने एवं बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यह अध्यादेश किसानों के लिए कितना फायदेमंद है या इससे नुकसान होने वाला है, अथवा इस अध्यादेश से किसानों पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। इस पर गंभीरता से विश्लेषण करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश के करोड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा सीधा सवाल है। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार ने अध्यादेशों को कानून में बदलने से पहले किसानों से और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा करना मुनासिब क्यों नहीं समझा। इस विधेयक का घनघोर विरोध होने के बावजूद भी सरकार इस पर किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। ये सवालें सरकार की नीयत और मंशा को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि यदि ये तीनों विधेयक किसानों के हितों का ख्याल रखने वाला होता तब न सरकार तथा उनके प्रतिनिधि इस पर किसान नेताओं तथा उनके प्रतिनिधियों से बात करते। यदि वास्तव में सरकार की मंशा एवं नियत साफ है और वह चाहती है कि किसान खेती न छोड़े तो बड़ी सावधानी से कृषि के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। ये 3 कृषि अध्यादेश इस प्रकार हैं। अब हम ये तीनों अध्यादेश का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। पहला अध्यादेश, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में संशोधन कर नया विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लाया है, जिसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब व्यापारी असीमित मात्रा में अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा करके रख सकते हैं। इससे जमाखोरी को बल मिलेगा और इसके फलस्वरूप वे ऊंची कीमत पर खाद्य वस्तुओं को बेचेंगे। एक लाइन में कहे तो इससे महंगाई बढ़ेगी और जमाखोरी को बल मिलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह जमाखोरी का ही नतीजा है कि किसान से लेने वाले आलू, जिसको कि व्यापारी 5 रुपये 6 रुपये में खरीदते हैं और अभी उसी आलू का रेट 35-40 रुपये है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय करती है, लेकिन व्यापारी उसको कितना में बेचेगा इसको तय करने का सरकार के पास कोई पैमाना नहीं है और सरकार ऐसा कर भी नहीं सकती। चूँकि वह पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसे चुनाव लड़ना है और चंदे के पैसे वो पूंजीपति ही उन्हें देते हैं और वे तब सत्तासीन होते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल है इस देश के मुखिया से और जनता से। डीकेपी यह जानना चाहती है, जो दुनिया में कोई भी कंपनी अपनी वस्तु बनाती है तो उसका मैक्सिमम प्राइस वह तय करती है। मान जाइए ये पेन है, इस पेन को बनाने वाली कंपनी ने इसे 5 रुपया यदि दाम तय किया, यह पेन सड़ जाए, गल जाए, उसके फैक्ट्री में रखा इसके जो लीड हैं सूख जाएं, बावजूद इसके वह इसे 2 रुपये और 3 रुपये में नहीं बेचेगी। उसी ढंग से कोई वस्तु के लिए, मान जाइए कोई दवा हो, कोई किताब हो, कोई वस्तु हो, या हम कहें कि एक सामान्य सी गुड डे बिस्कुट को ले, पार्ले जी को ले, यदि उसका नियत दाम 5 रुपया तय है और वह दाम कौन तय करता है? न पब्लिक करती है और न सरकार करती है। उसका दाम तय कौन करता है? वह खुद उसके जो मालिक हैं वो तय करते हैं। वह बिस्कुट गोडाउन में रखा खराब हो जाए, उसे मूसा कुतर के खा जाए, चाहे जो भी हो जाए, उससे के बदले वह उसके प्राइस को थोड़ा भी कम नहीं करती। ऐसा नहीं है जो 5 रुपये का बिस्कुट हमें 3 रुपये में मिल जाता है। तो
आप समझ रहे हैं, जो चूंकि किसानों के पास मजबूरी है, उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, बड़ा बड़ा गोडाउन नहीं है, तो वो अनाज को रखेगी कहाँ, यह भी समस्या है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े मॉल हैं, जहां पर वो सामान को संरक्षित संवर्धित रख सकती है और जमाखोरी करके और उसको ऊंचे दामों पर बेच सकती है। अब हम दूसरे अधिनियम पर चर्चा करते हैं। सरकार ने एक नया कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 लेकर आई है। इसका उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितियां एपीएमसी मंडियों, एपीएमसी मंडी क्या है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी, जिसको एपीएमसी मंडी कहते हैं। तो अर्थात ये व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 जो सरकार लेकर आई है, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितियां एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। यह काम तो पहले से ही किसान करते आए हैं। वह अपना माल पटना, दिल्ली, कोलकाता, बम्बे अथवा गांव के व्यापारी किसी लाला बनिया से बेचे, इससे उन्हें कोई रोकता तो नहीं है। तो गौर करने वाली बात है कि सरकारी गोदामों में एमएसपी घोषित होने के बाद भी किन किसानों की फसल बिना किसी बहानेबाजी के खरीद ली जाती है। अब यहाँ यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सरकार से है, जो एमएसपी अर्थात मिनिमम सेल प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो अधिकारी हैं, जब किसान उनके पास अपना फसल लेकर जाते हैं तो वह निश्चय ही ट्रॉली पर लेकर जाते होंगे, वह भाड़े की ट्रॉली होगी, तो वह उसे टरकाने के लिए, उसे तंग तबाह करने के लिए क्या करते हैं, जो एक दिन में फसल को तो निश्चय ही नहीं खरीदते हैं। कारण क्या है, कभी कह देंगे जो हमारे गोडाउन में जगह नहीं है, कभी बोरा का बहाना बना लेंगे, कभी यह कहेंगे जो उसको उतारने के लिए लेबर मजदूर नहीं है, ताकि वो किसान तंग तबाह होकर अपने फसल को औने पौने भाव में बेच देवे। और यही कारण है। और अब यहाँ एक प्रश्न और गौर करने योग्य है, जो किसान या तो उस फसल को भाड़े की ट्रॉली से ले जाता है या खुद की भी ट्रॉली हो तो भी वह उतना खर्च निर्वहन नहीं कर सकता है, उसके पास उतना पेशेंस नहीं है जो इतनी मेहनत से फसल को उपजा करके वो 2 दिन 3 दिन लाइन में लगा रहे और तब भी उसका फसल न बिके। तो आखिर किसान क्या होता है, परेशान होकर वह अगल बगल के बिचौलिए या किसी बनिए से, दुकानदार से अपना फसल को बेचने के लिए राजी होता है। और परिणाम क्या होता है इसका, जो वह किसान उस फसल का रेट तय नहीं करता है, उस फसल का रेट कोई बिजनेसमैन जो बिचौलिया है, जो बनिया है, वह तो तय करता है। और 15 रुपये 18 रुपये की चीज़ उसे 10-12 रुपये में बेचना पड़ता है। और ये एमएसपी के अधिकारी क्या करते हैं, जो उसी फसल को 1 रुपये 2 रुपये अधिक रेट में उस बिचौलिए या उस दुकानदार से खरीद लेते हैं, तब भी उनको 5-7 रुपये का मुनाफा उस पर होता है। अर्थात इस देश में भ्रष्टाचार इस कदर घर कर गया है जो प्रत्येक आदमी तक विकास नहीं उतर पा रहा है और किसान इसमें सबसे ज़्यादा उसकी ही पेराई होती है। और चूँकि भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में जितने लोग हैं, सब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें अधिकांश भ्रष्टाचार में घनघोर संलिप्त है। यदि उनकी संपत्ति का सही ढंग से जांच करा दिया जाए तो सही तस्वीर सामने आ सकता है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी उसमें निश्चय ही अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे,
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन यह कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है उसमें घनघोर भ्रष्टाचार है, और जब तक वो सिस्टम को नहीं ठीक करेगी तो चाहे कोई भी नियम ले आवे वह पब्लिक तक लाभकारी नहीं हो सकता, आम पब्लिक को उसका समुचित लाभ नहीं मिल सकता। यही कारण है कि किसानों की स्थिति वैसे की वैसे है। अगर आपको प्रमाण के तौर पर देखना है तो उसी कॉरपोरेट घराने पर सरकार अंकुश लगा कर देखे, जो हम आपका जो MSP प्राइस है हम तय करेंगे, तो सारे के सारे कॉरपोरेट वाले उसी किसान की तरह किसी गाछ की डाली में झूलते हुए नजर आएंगे जिस प्रकार से किसान झूल रहे हैं। MSP जब किसानों के फसल का रेट तय करती थी तो किसानों की स्वतंत्रता रहती थी, वह FCI FSC को दे अथवा किसी लोकल लाला बनिया से बेच दे, किसी को कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब इसी फसल का रेट प्राइवेट कंपनियां तय करेगी तो किसान मजबूर हो जाएगा। जो देश भर के किसान इसीलिए धरना प्रदर्शन हल्ला हंगामा मचा रहे हैं। अब एक बात और गौर करने योग्य है कि किसान चूंकि जो फसल उपजाया है उसे वो ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, चूँकि उनके पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां जब उसी उत्पाद खरीदेगी जो फसल को किसान ने तैयार किया है, तो उनके पास बड़े बड़े सुपरमार्केट है और अपने बड़े बड़े गोदामों में वे कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में क्या होगा, जो उसे ऊंची प्राइस पर बेचेंगे। अब तीसरा नियम क्या है, सरकार ने एक और नया कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अर्थात समझौता अध्यादेश 2020 पारित किया है। अब यह कानून क्या है, इस कानून में यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान की गई है ताकि बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सके अथवा किसानों से करवा सके। स्वाभाविक है प्राइवेट कंपनी से बॉन्ड भरने पर काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पहले ही फसल का रेट तय कर देगी और उसका एक कानूनी एग्रीमेंट बनेगा, तब वह खेती करने के लिए रुपया देगा। इससे किसानों को घाटा यह होगा कि पहले से तय रेट पर ही फसल बेचना पड़ेगा और उसकी यह व्यवस्था हो जाएगी, चाहे मार्केट वैल्यू जो भी हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर लिया है और कानूनी रूप से एग्रीमेंट किया है, इसीलिए उससे वह मुकर नहीं सकती। अपने करार के मुताबिक किसान अपने फसल को दूसरे से बेच भी नहीं सकते। यह विधेयक किसी भी एंगल से किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता। यह बिल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। किसानों जागो, किसानों जागो, नहीं तो आप बेमौत मरने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि यह जो तीसरा नियम है यह अत्यंत खतरनाक नियम है। क्योंकि इसमें होगा क्या, जो बड़े बड़े पूंजीपति गांव देहात में अब उतरेंगे और वो किसानों की जमीन लेकर खुद खेती करेंगे अथवा उन्हीं से करवाएंगे। यदि उनसे खेती करवाएंगे तो वो उसके एवज में वे पैसे देंगे और पैसे यूँ नहीं दे देंगे, उस पर बॉन्ड भरवाएंगे और जो फसल वो लगाना चाहते हैं, जो पूंजीपति लगवाना चाहते हैं, वही फसल किसान लगा सकते हैं। दूसरा फसल वो अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते, तब उसके एवज में वो पैसा देंगे और उसका रेट भी वही तय कर देंगे।
जब रेट तय कर देंगे तो मान जाइए अगर आलू का रेट 5 रुपये है उन्होंने तय कर दिया तो वो जब तैयार होगा तो उसका रेट उन्हें 5 रुपये ही मिलेगा और वो उसी को देने के लिए बाध्य हैं। वे किसी अन्य व्यक्ति से उसे बेच भी नहीं सकते, यह उनके पास मजबूरी हो जाएगी। और यदि किसान आलू नहीं लगा करके ओल उपजाना चाहते हैं, अन्य कोई फसल लगाना चाहता है तो वो लगा भी नहीं सकते, क्योंकि उसका जो फंडिंग करेगी वो कॉरपोरेट कंपनी करेगी। और यदि ये तो हुआ दूसरे से करवाने की बात, यदि कंपनियां खुद खेती करती है तो सीधे तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट पर करेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल, वो एक समझौता बॉन्ड भरवाएगी किसान से और उसके एवज में खेती करेगी और उसको पैसा देगी। तो इससे भी कृषकों की स्थिति ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इससे मामूली लाभ कृषकों को मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ बड़ी बड़ी कंपनियों, धनासेठों को मिलेगा। वास्तविकता तो यही है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बंद करने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे भी बीजेपी सरकार के लिए MSP बोझ बना हुआ है, वो नहीं चाहती जो ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूड हो, इसीलिए इस कानून को बनाकर वह चाहती है जो MSP के झंझट से ही मुक्ति मिल जाए और ताकि हमें उसके एवज में जो पैसा देना पड़ता है उससे हम वंचित हो जाएं। ये तीनों अध्यादेश अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और संसद भी बंद है, उस समय ये तीनों अध्यादेश सरकार लेकर आई है। इन अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार ने किसानों अथवा किसान संगठनों से विचार विमर्श करना वाजिब क्यों नहीं समझा? आखिरकार विधेयक तो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने लाई है, तो उससे बात करने में परहेज कैसा? ध्यातव्य है कि MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में UPA सरकार द्वारा किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। इसे ही स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। इसकी एक बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि किसानों को C2 लागत पर 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, लेकिन इस सिफारिशों का आज तक लागू नहीं किया गया। C2 लागत में खेती के सभी आयामों जैसे खाद, पानी, बीज के मूल्य, जोताई बुआई पर आया खर्च समेत परिवार की मजदूरी, स्वामित्व वाली जमीन का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज मूल्य भी शामिल किया गया है। अर्थात ये तमाम जो खर्च आते हैं, चाहे खाद पर खर्च हो, पानी पर खर्च हो, बीज पर खर्च हो, जो जोताई बुआई पर आया खर्च हो, या जो मजदूरी पर लगा खर्च हो, या फिर यदि हम कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते हैं, किसी स्वामित्व जो खेती का स्वामी है उससे खेत लेते हैं तो उसका जो मुआवजा है, और यदि हम कहीं कर्जा पैंचा लेकर खेती करते हैं तो उस पर जो आया खर्च है वो सबको जोड़ करके और उसका 1.5 गुना दाम कृषकों को देना है। तो स्वाभाविक है ऐसे अगर इस नियम को लागू कर दिया जाता है, जो UPA गवर्नमेंट के समय MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में UPA सरकार द्वारा किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, तो स्वामीनाथन आयोग से यूं ही 1.5 गुना कीमत बढ़ जाएगा और किसान खुशहाल हो जाएंगे, चूँकि उनको जो लागत है उससे 1.5 गुना मुनाफा मिलेगा। मान जाइए यदि 2 लाख लागत है तो उनका जो पूंजी का रोटेशन है वह 1.5 गुना हो जाएगा, अर्थात 3 लाख रुपए हो जाएंगे, तो साल में 1 लाख रुपए का ऐसे ही मुनाफा हो जाएगा और किसान खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन इस पर सरकार अभी तक कोई अमल नहीं की। वास्तविकता तो यही है कि खेती न केवल खाद्य उत्पादक मशीन है बल्कि सभी के लिए रोजगार की नींव है। खेती नौकरियों को अवसर पैदा करने वाला व्यवसाय है, जबकि अन्य व्यवसाय में आमतौर पर क्या देखते हैं कि नौकरियां खत्म होते रहती है। यदि वास्तव में मोदी सरकार की मंशा एवं नियत साफ है और वे किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है
तो किसानों का कहना उनको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि यदि सरकार इन अध्यादेशों को बनाए रखना चाहती है तो बनाए रखे, बशर्ते सरकार सिर्फ एक और अध्यादेश या कानून ला दे कि देश में कहीं भी एमएसपी से कम कृषि उपज की खरीदगी नहीं होगी। यदि कोई भी व्यापारी या ट्रेडर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, यह बहुत बड़ा सवाल है देश के कृषकों के खुशहाली के लिए। सरकार इस मामूली बात को क्यों नहीं समझ सकती? अगर वो करोड़ों जनता की मालिक है, चला रही है या सेवक है, जो कहे, तो ये तो मामूली बात है। यदि सरकार एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है और यह कानून बना देती है जो उससे कम कीमत पर कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी बनिया या कोई भी खरीदार नहीं खरीद सकता है, और यदि खरीदेगा तो उस पर कानून का चाबुक चलेगा, तो स्वाभाविक है जो किसान की फसल जो है वह जो सरकार द्वारा तय की गई रेट है उसी पर बिकेगा और उसका ओपन मार्केट होगा। तो फिर एक प्रांत से दूसरे प्रांत का झंझट भी हट जाएगा। जो सरकार कहती है पूरे देश में कोई कहीं भी कृषकों की फसल ले तो उसको जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सेल प्राइस है, उसी पर लेना पड़ेगा। यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है तो कानून उसे दंडित करेगा, और यदि इस प्रकार का अध्यादेश आ जाए तो स्वाभाविक रूप से किसान खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मन स्थिति को बनाना पड़ेगा। आज डीकेपी न्यूज पर देश दुनिया के किसान सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। दोस्तों, यही किसानों के हितों में सबसे बेहतर कदम होगा और इसमें सरकार का कुछ जाता भी नहीं है। वो ऐसे भी खुद खरीदती है तो एमएसपी तय करती है। करना इतना ही है, जो खुद ही नहीं कोई भी व्यक्ति किसान से खरीदे तो जो सरकार द्वारा न्यूनतम तय मूल्य है उससे कम रेट पर वो हर वस्तु का मूल्य तय कर दे। हर कृषकों द्वारा उत्पादित मूल्य का एक निर्धारण कर दे, यह देखते हुए उनको ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है जो पानी बनाने में लागत 1 रुपया आता है तो 20 रुपये लीटर उनको बेचना है, उनको तो मामूली चाहिए और इसी से उनका कल्याण हो जाएगा। तो सरकार इतनी काम तो बड़ी आसानी से कर ही सकती है, लेकिन इसके लिए उनको मन स्थिति बनाना पड़ेगा जो धरातल पर उतरकर वास्तविक रूप से हम किसान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाना चाहते हैं और किसान का कल्याण चाहते हैं। डीकेपी न्यूज का यह भी मत है कि यदि सरकार किसानों का ख्याल रखते हुए कृषि उत्पादों की कीमत अर्थात एमएसपी सरकार तय कर देती है और उस पर सख्त नियम बना देती है कि उससे कम कीमत पर यदि कोई भी कृषि उत्पादों की खरीदगी करता है तो उस पर कानून का चाबुक चलेगा। तो इससे स्वतः कृषकों की आमदनी बढ़ जाएगी। साथ साथ सरकार बिचौलिए व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के लिए एमएसपी तय कर दे कि सरकार द्वारा तय किए गए जो नियत मुनाफे से अधिक कोई भी व्यापारी दुकानदार नहीं ले सकता। यदि वे ऐसा करती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, अर्थात यदि ऐसा कोई व्यक्ति करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर स्वतः जमाखोरी एवं महंगाई पर भी अंकुश लग जाएगा, लेकिन यह तब होगा जब सरकार की मंशा साफ हो। यह तो मामूली बात है, दोनों के लिए तय कर दे। यदि आप कृषकों की फसल लेते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, ABCD, धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, कोई दलहन फसल हो, तो सरकार कृषकों के लिए भी तय कर दे और बेचने वालों के लिए भी तय कर दे जो इससे ज़्यादा मुनाफा आप नहीं लेंगे। तो इससे किसान भी खुशहाल होंगे और उसका भंडारण भी नहीं हो पाएगा और महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। तो किसान भी इस बात से खुशहाल हो जाएंगे और जो मूल समस्या है इस देश में जमाखोरी की वह भी समाप्त होगा और महंगाई भी समाप्त हो जाएगी। अब देशवासियों, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घराने के खिलाफ जा ही नहीं सकती।
क्योंकि उसी के द्वारा दिए गए चंदे के बलबूते राजनीतिक पार्टियां सत्तासीन होती है। इसलिए सरकार को पूंजीपतियों का ख्याल रखना उनकी प्रथम प्राथमिकता में शामिल है और उनकी मजबूरी भी है। यही कारण है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह इसी हथकंडे को अपनाती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि शिरोमणि अकाली दल की नेत्री और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सौंपे अपने इस्तीफे में साफ साफ लिखा है कि कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के मुद्दों पर किसानों की आशंकाओं को दूर किए बिना भारत सरकार ने बिल को लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। शिरोमणि अकाली दल किसी भी ऐसे मुद्दे का हिस्सा नहीं हो सकती जो किसानों के हितों के खिलाफ जाए। इसलिए केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवा जारी रखना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हजारों किसान सड़क पर हैं, मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसने सदन में बिना किसानों की चिंताओं के बारे में बात किए बिल पास कर दिया। यही वजह है कि मैंने इस्तीफा दिया है। कृषि सुधार के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत में हरित क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी लाभकारी होगा जब इसे किसान केंद्रित बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना उन 3 कृषि अध्यादेशों में से एक है जो बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट जगत को कृषि में बड़े स्तर पर एंट्री प्रदान करता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि वास्तव में सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाना चाहती है तो फसल की लागत पर 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। इस बिल के आलोचकों का मानना है कि इससे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे मझोले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। दर्शकों, कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने जो 3 नए विधेयक पेश किए हैं उनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों एवं कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान कृषकों को भुगतना पड़ेगा और इसका मैक्सिमम लाभ पूंजीपतियों एवं कॉरपोरेट घराने को मिलेगा। किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दर्शकों एवं देश के कृषकों, इस न्यूज़ को शेयर करके प्रत्येक किसान देश के कोने कोने तक किसानों में फैला दें ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और सरकार कृषकों के हितार्थ लाभकारी जो बिल है उसको लाने के लिए मजबूर हो जाए। देशवासियों, DKP न्यूज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसी तरह हम देश के करंट मुद्दों पर सटीक, सत्य एवं गंभीर विश्लेषण निर्भीकता के साथ करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।